मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होने वाले प्रदेश के 75 प्रतिभागियों को चंडीगढ़ से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदेश में HMPV वायरस को लेकर अलर्ट जारी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में पूरा स्टाफ रखने व अलग से फ्लू वार्ड बनाने के लिए दिए निर्देश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भुवनेश्वर में किया 18वें युवा प्रवासी भारतीय दिवस का शुभारंभ। कहा, भारत आधुनिक, समावेशी तथा प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने की राह पर। और सिरसा जिले के रानिया विधानसभा क्षेत्र के 9 बूथों पर फिर से होगी वोटों की गिनती। उपायुक्त ने मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों को उपस्थित रहने को कहा। इनेलो के अर्जुन चौटाला हैं वर्तमान विधायक। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने वाले प्रदेश के 75 प्रतिभागियों को चंडीगढ़ से हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। ये प्रतिभागी नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए सभी प्रतिभागियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में इस चैलेंज के साथ आगे बढ़ते हुए प्रदेश के युवा अपना परचम लहराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करती रहती है ताकि वे देश विदेश में मेडल जीतकर हमें गौरवान्वित महसूस करने का अवसर प्रदान करें। पलवल में राज्य युवा महोत्सव मनाया गया, जिसमें प्रतिभागी उत्साह पूर्वक शामिल हुए। उन्होंने विश्वास जताया कि हरियाणा के मेडल की संख्या सबसे ज्यादा होगी। जो हमारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, उसमें भाग लेने के लिए हम जा रहे हैं। मैं आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, विजय की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अब हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी मैदान में आता है तो उसके सामने चैलेंज ही होते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव वो बड़ा चैलेंज है और इसी में से हम निखर करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम नेशनल में जाएंगे तो वहां पर मेडल लेकर के आएंगे, तो उसके बाद हमें कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इससे बड़ा मंच मिलेगा। यहीं से निकल करके जाते हैं। आप सब युवा साथियों की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पूरे देश से जितने प्रतिभागी वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, मेडलों की संख्या सबसे ज्यादा अगर किसी की होगी तो हरियाणा की होगी, ये पूरा विश्वास है। अपने काम के ऊपर स्ट्रेस। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की संयुक्त बैठक हुई। इस दौरान हथिनी कुंड से राजस्थान को यमुना नदी के सरप्लस पानी को उपलब्ध कराने के विषय पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के उपरांत बताया कि इस बैठक में यमुना नदी के सरप्लस पानी को राजस्थान को उपलब्ध करवाने के लिए विस्तार से चर्चा हुई। इसको लेकर शीघ्र ही हरियाणा व राजस्थान के अधिकारियों की एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा ताकि आगामी दिनों में इस योजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की जाए। उन्होंने बताया कि बरसात के दिनों में यमुना में अतिरिक्त पानी का प्रवाह होता है। इस योजना से इस पानी का उपयोग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पेयजल आपूर्ति में हो सकेगा। इस योजना में अपर यमुना रिवर बोर्ड भी तकनीकी सहयोग करेगा। सीएम ने बताया कि इस विषय में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की पहल पर दोनों राज्यों के मध्य एक MOU भी हो चुका है। इसी MOU पर आगामी कार्यवाही को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। उन्होंने बैठक में हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में सेम की समस्या के समाधान के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से तकनीकी सहयोग करने की मांग भी रखी। केंद्रीय मंत्री ने इस विषय में शीघ्र ही एक तकनीकी टीम राज्य में भेजने का आश्वासन दिया। वहीं प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने भी कल नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिस्सा लिया। पंचायत मंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को आश्वस्त किया कि हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राज्यों को दिए गए निर्धारित लक्ष्यों को देश में सबसे पहले हासिल करेगा। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरों में शौचालयों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है व हर घर को नल से जल जोड़कर पानी की आपूर्ति की जा रही है। पहली
जुलाई से 15 अगस्त 2024 तक राज्य में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसका लक्ष्य सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना था तथा इस अभियान में 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि हरियाणा में 6,419 गाँव को ODF प्लस गाँव घोषित किया गया है, जिसमें से 2,500 गाँव ODF प्लस मॉडल गाँव घोषित किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 65% से अधिक गाँव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस कचरा प्रबंधन किए गए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य को भारत सरकार की ओर से फंड भिजवाने का आग्रह किया, जिससे स्वच्छ भारत अभियान के कार्यों में और अधिक तेजी आएगी। प्रदेश के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों में परिवहन क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर जानकारी साझा की तथा विचार विमर्श भी किया। इससे पहले प्रेस वार्ता करते हुए विज ने कहा कि दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार बननी तय है, जिसका शंखनाद हमने हरियाणा में भाजपा की विजय पताका फहराकर कर दिया है। इसके बाद हुए महाराष्ट्र चुनाव में भी भाजपा ने जीत दर्ज की। अब दिल्ली में कमल खिलाने की बारी है। उन्होंने कहा कि आज तक लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके, झूठे सच्चे वादे करके वे गरीबी हटाओ के नाम पर 3 चुनाव पार्टियां जीतती रही हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम करने की राजनीति शुरू की है, जिसे जनता पसंद कर रही है। किसानों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि किसान पंजाब की धरती पर बैठे हैं, वहां के मुख्यमंत्री ने आज तक किसानों का हाल नहीं पूछा है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस बारे में हिदायतें जारी कर चुका है। हमने हरियाणा में भाजपा की विजय पताका फहराकर शंखनाद कर दिया है। हमने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ दिया है सारे देश के लिए। वो जहां जहां जाएगा सब जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। और अब दिल्ली के होने जा रहे हैं, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और इसके बाद कहीं भी चुनाव होंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। किसान बैठे हुए हैं, वो पंजाब की आम आदमी पार्टी की जहां पर सरकार है उसकी धरती पर बैठे हुए हैं। उनके क्या मुद्दे हैं, क्या मामले हैं, दिल्ली में चीख चीख कर किसानों की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने, उनके मुख्यमंत्री ने आज तक उनके पास जाकर उनका हाल नहीं पूछा है। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा में HMPV से संक्रमण का कोई केस नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने प्रदेश के सभी सिविल सर्जन को इन्फ्लुएंजा, HMPV, RSV एवं सांस से संबंधी अन्य बीमारियों के इलाज के लिए उचित प्रबंधन करने के निर्देश दे दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा सिविल सर्जन को एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि वे HMPV समेत उक्त बीमारियों के प्रति अपने अपने क्षेत्र में सतर्क रहें और प्रभावी तैयारी को सुनिश्चित करें। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लो कॉर्नर भी बनाए जाएं। आदेशों में यह भी कहा गया है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि फ्लू कॉर्नर के लिए नामित स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त संख्या में दवा, उपकरण, ऑक्सीजन तथा वेंटिलेटर हो एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर रोटेशन में लगाएं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के लोगों में सर्दी के मौसम में होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता की गतिविधियों को बढ़ाना, सांस लेने तथा हाथों की स्वच्छता के पालन के बारे में सचेत करने के निर्देश दिए जाते हैं। बुजुर्गों, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाए, वे विभाग को प्रतिदिन रिपोर्ट करें। देश में HMPV के मिल रहे मामलों को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को बचाव मानकों का पालन करने की हिदायत दी है। स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि HMPV इंसानों की श्वसन प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। यह संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है, जो खासतौर पर बुजुर्गों व बच्चों पर असर डालता है। इसके लक्षण आम लू से मिलते जुलते हैं। प्रदेश के सभी सिविल सर्जन को लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। लोगों को इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल एहतियात बरतना जरूरी है। HMPV इतना खतरनाक वायरस नहीं है और ना ओवर द ईयर इसमें इतनी म्यूटेशन हुई हैं ताकि ये खतरनाक बन सके। जैसे कोविड वायरस इतना घातक साबित हुआ था। 14 साल से नीचे की आयु के और 60 साल के ऊपर की आयु के में ज्यादा देखने को मिलते हैं। कोई मान लो आपको लगता है कि किसी में न्यूमोनाइटिस की सांस लेने में ज्यादा तकलीफ है, तब तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। सेम कोविड जैसा के बचाव के लिए जो हम करते थे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर,
वही करना है, क्योंकि ये सांस के थ्रू फैलता है, यानी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं खांसते या छींकते समय जो ड्रॉपलेट निकलती हैं उसमें वायरस निकलता है, और ये जो बाकी रेस्पिरेटरी वायरस जिनको बोलते हैं उन जैसा ही व्यवहार है इसका। और उन ड्रॉपलेट से बचने के लिए एक तो मेरी वो है कि जिसको अगर किसी को भी खांसी जुकाम बुखार, या अब जरूरी नहीं वो HMPV का टेस्ट करवाए, खांसी जुकाम बुखार किसी को भी है तो तुरंत वो अपने को मास्क लगा के रखे, क्योंकि अगर पीछे कोई भी वायरस हो बाकी घर वालों को भी उसे बचाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज भुवनेश्वर में 18वें युवा प्रवासी भारतीय दिवस का शुभारंभ किया। 70 देशों से आए 3000 से अधिक प्रवासी भारतीय इन 3 दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आधुनिक, समावेशी व प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने की राह पर है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में युवाओं की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश ने अमृत काल में विकसित भारत की दिशा में यात्रा अभी शुरू की है। यह प्रयास बहुत हद तक भावी पीढ़ी के लिए है। इस अवधि में युवा आगे आकर देश का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार युवा पीढ़ी को अपने प्रयासों में तेजी लाने के लिए सही दिशा में प्रेरणा देगी। उन्होंने कहा कि जिस तेजी से बदलाव हो रहे हैं उसे देखते हुए यह भी आवश्यक हो जाता है कि हम प्रवासी भारतीयों को लगातार जोड़े रखने के लिए प्रयास बढ़ाएं। This is an endeavor that is very much about the future generation. After all, it is in this period that they will come to the front ranks of our society and lead our nation. A large part of our efforts is to give the right motivation to the younger generation to accelerate their efforts. While development itself is a very complex task, it becomes much easier when we are confident that nothing is beyond us. I still recall some time ago an observation by a famous Indian badminton player, PV Sindhu, on why Prime Minister Modi is a youth icon. अक्टूबर 2024 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाकर कांग्रेसी नेताओं ने लिखित शिकायत देकर फिर से मतगणना की मांग की थी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी सरुमित्र कंबोज की याचिका पर सिरसा जिले के रानिया विधानसभा क्षेत्र में 9 बूथों पर ईवीएम की दोबारा गिनती की मांग को स्वीकार कर लिया है। इन चुनावों में इनेलो उम्मीदवार अर्जुन चौटाला ने 4191 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इस बारे में कांग्रेस प्रत्याशी रहे सरुमित्र कंबोज ने बताया कि उन्होंने आयोग से कुछ बूथों पर दोबारा काउंटिंग की मांग की। इसके लिए बाकायदा निर्धारित फीस भी जमा करवाई गई है। जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया है कि कुछ ही दिनों में रानिया हलके के 9 बूथों की दोबारा काउंटिंग की जाएगी। होने चाहिए थी, कितने दिन बीत गए हैं आपको भी पता है, लेकिन ये अब हो रही है। अब हमें बुलाया गया है, सो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब भी सही तरीके से जिन 9 बूथों की हमने मांग की है, उन 9 बूथों की जो ईवीएम है, वीवीपैट है, उनका मिलान किया जाएगा, यानी सही तरीके से रिकाउंटिंग होगी। ये हम उम्मीद करते हैं ताकि जो हमारा डाउट है वो क्लियर हो सके। हालांकि जिस हिसाब से नतीजे आए पूरे हरियाणा में, उसको देखते हुए हमारे कुछ साथियों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी पिटीशन दाखिल की हुई है, कई सारे साथियों ने, और पहली बार इतने साथियों ने पिटीशन दाखिल की है। वहीं कुछ हमारे सीनियर साथी माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे हैं इस मामले को लेकर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा कर्मचारियों के लिए 2 दिवसीय कर्मचारी दक्षता विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान में कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाना है। लोकसभा की संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की टीम विधानसभा के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विधायी व सचिवालय के कामकाज के संबंध में प्रशिक्षण देगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के
कामकाज को पारदर्शी व कुशल बनाए रखना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि विधायक सदन के सामने होते हैं, लेकिन अधिकारी पीछे रहकर इसके विधायी कार्यों का संचालन करते हैं। सदन को उत्तरदायी बनाए रखने में इनकी भूमिका अहम है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विधायी कार्यों में प्रशिक्षित होकर अधिकारी व कर्मचारी प्रदेश के नॉन स्टॉप विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। काम होता है विधानसभा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य संचालन है उसमें अलग अलग दलों से सभी विधायक होते हैं, और क्योंकि उस विषय से ऊपर उठ करके एक टीम भावना में जो विधानसभा के कर्मचारी हैं वो काम करते हैं और उसका लाभ मिलता है। क्योंकि यहाँ पर विधानसभा में बैठ करके प्रदेश के विकास की आम गरीब व्यक्ति के लिए चिंता यहाँ पर की जाती है, ताकि उसका विकास हो और नए कानून यहाँ पर बने, उसको लेकर के विधानसभा में पूर्ण रूप से कार्य संचालन होता है। और उसका मुझे विश्वास है कि 2 दिन के प्रशिक्षण में सभी कर्मचारी उसमें अलग अलग टेक्निकल चाहे कोई विषय है या अन्य उनके स्किल को बढ़ाने का कोई विषय है, उसकी पूरी जानकारी लेंगे और उसका लाभ विधानसभा को मिलेगा। ये पहला ऐसा कार्यक्रम है कि जिसका हमारे हरियाणा विधानसभा के कर्मचारी वो इस 2 दिन के प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाएंगे और उसका लाभ हरियाणा प्रदेश के और विधानसभा को मिलेगा। प्रदेश सरकार ने डिजिटल भारत की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए BSNL के साथ मिलकर ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को निःशुल्क फाइबर टू द होम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। BSNL द्वारा 31 दिसंबर 2024 तक 31,741 कनेक्शन सफलतापूर्वक स्थापित किए जा चुके हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी की अध्यक्षता में हुई स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की दूसरी बैठक में बताया गया कि 130 करोड़ की इस परियोजना को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त घोषित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाना और ग्रामीण समुदाय को हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके सशक्त बनाना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को स्थापना तिथि से 2 वर्षों के लिए 10 FTTH कनेक्शन निःशुल्क दिए जा रहे हैं, जिससे सरकारी कार्यों के लिए डिजिटल पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा है कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन तय है और निश्चित रूप से वहां भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली के लोगों का भरोसा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ा है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान व 8 फरवरी को नतीजे आने हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था और 8 अक्टूबर को नतीजे आए थे, जिसमें पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी थी। उसी प्रकार से 8 फरवरी को दिल्ली के नतीजों में भी पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से पीछे राज चलाने का काम किया, उनके मंत्री उनके खुद के ऊपर करप्शन के आरोप पर जेल तक जाना पड़ा, और जिस आंदोलन के तहत वो राज के अंदर आए थे, जिस कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ, आज उन लोकसभा चुनाव में उन्हीं के साथ उन्होंने हाथ मिलाने का काम किया। इसलिए जो दिल्ली की जो जनता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, और अब क्योंकि अपने अपने इंटरेस्ट के अंदर फिर उनकी जो आपस के अंदर बिगड़ गई है, तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली देश की राजधानी है और निश्चित रूप से वहाँ भी डबल इंजन की सरकार जो है दिल्ली की जनता बढ़ाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। वहीं कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस व आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और लूट के लिए लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का हरियाणा में गठबंधन हुआ था। इसका नतीजा सबके सामने है। दिल्ली की जनता भी अब भली भांति जान चुकी है, इसलिए इन्हें दिल्ली की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं सौंपेगी। राजधानी में आज जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जो दिल्ली कभी साफ सुथरी हुआ करती थी, उसमें अब जगह जगह जल भराव और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। अपनी इस उंगली के साथ कमल का बटन दबा दबा के इन पर झाड़ू फेरेंगे, ये ध्यान कर लेना। बड़े मैंडेट के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बढ़ने जा रही है। ये कह रहे थे पहले मैं तो पाए आऊंगा जाऊंगा, सरकारी बस में चल लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, पता नहीं क्या क्या उल जुलूल बात किया करता। धोखेबाज लोगों का गिरोह दिल्ली पे कब्जा करके बैठे। इनकी किसी भी बात पे इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्होंने पहले दिन से विश्वासघात के ऊपर
ये पार्टी खड़ी की थी। इनकी किसी भी बात पे कोई आदमी आज विश्वास नहीं करता, इसलिए नए नए लोगों के जरिए नई नई बात उठाकर न मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनके गिरने की भी कोई सीमा नहीं है। बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता हरियाणा पर्यटन निगम की प्रधान सचिव कला रामचंद्रन ने कहा कि हरियाणा प्रदेश अपनी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को सहेजे है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की पावन धरा पर लगने वाला सूरजकुंड मेला हमारी सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय पटल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। वे कल 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले की तैयारियों को लेकर फरीदाबाद जिला प्रशासन की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रही थी। गौरतलब है कि फरीदाबाद जिला में स्थित सूरजकुंड परिसर में आगामी 7 से 23 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले के आयोजन की जिम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा रहे हैं। इस बार मेले में उड़ीसा व मध्य प्रदेश थीम स्टेट है और बिम्स्टेक बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका व थाईलैंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तथा नॉर्थ ईस्ट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन मेले के कल्चरल पार्टनर है, साथ ही दिल्ली मेट्रो टिकटिंग पार्टनर रहेगा। उन्होंने बताया कि सूरजकुंड मेला पूर्ण रूप से डिजिटलाइजेशन होगा और मेले में जुड़े हर पहलू की जानकारी surajkundmela.co.in पर उपलब्ध रहेगी। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में सूरजकुंड मेले को भव्य ढंग से मनाने के लिए सभी तैयारियां प्रभावी रूप से की जा रही है और 7 से 23 फरवरी के बीच मेले के दौरान जहां हरियाणवी संस्कृति का संप्रेषण अन्य राज्यों व बिम्स्टेक देशों तक पहुंचेगा, वहीं वहां की संस्कृति से भी रूबरू होने का अवसर हरियाणा वासियों को मिलेगा। हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय ने हरियाणा सिविल सचिवालय में अग्नि सुरक्षा उपायों के संबंध में एडवाइजरी जारी की। कार्यालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान ट्यूबलाइट, कंप्यूटर, यूपीएस, प्रिंटर, ऑयल हीटर, हीटर पिलर, रूम हीटर व इलेक्ट्रिक केटल जैसे कई विद्युत उपकरण चालू अवस्था में पाए गए। इस तरह की लापरवाही से बिजली की बर्बादी हो रही है, जिससे न केवल बिजली का बिल बढ़ रहा है बल्कि विद्युत उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ आग लगने की आशंका भी बनी रहती है। हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से कहा गया है कि उपयोग में न होने पर और कार्यालय से बाहर निकलते समय वे सभी इलेक्ट्रिक पॉइंट को बंद करना सुनिश्चित करें। यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। आदेश में यह भी आगे कहा गया है कि इस परिपत्र की किसी भी तरह से अनदेखी के लिए शाखा प्रभारी जिम्मेदार होंगे। नूंह जिले में बढ़ते नशा कारोबार व साइबर अपराध पर रोकथाम को लेकर जिला पुलिस के जागरूकता अभियान लगातार जारी किया हुआ है। इसी के तहत पुलिस टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को इन अपराधों के प्रति जागरूक करना समझा। तावड़ू नगर व पंचगांवा में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे डीएसपी देवेंद्र सिंह और थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार ने कहा कि नशा अपराध के साथ साथ एक गंभीर बीमारी भी है। हमारे युवा सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। विशेष तौर पर प्रतिबंधित नशा स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। इसकी रोकथाम के लिए सभी को सामूहिक रूप से पहल करनी होगी। उन्होंने आगे बताया कि इसी प्रकार साइबर अपराध भी जिले में काफी बढ़ रहा है। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान करते हुए कहा कि नशा और साइबर अपराध करने वालों की पहचान करके पुलिस का सहयोग करें। ग्रामीणों ने भी पुलिस का हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया है। गांव के अंदर टीम बनाए या अपनी कमेटी बनाए, हमारा जितना भी सहयोग होगा उससे ज्यादा हम सहयोग करेंगे और गांव वालों से भी हम ये उम्मीद करते हैं हमारा सहयोग करें ताकि इस इलाके में नशा मुक्त हम इस इलाके को कर सकें। और ये प्रयास तभी सफल होगा जब गांव वाले हमारा सहयोग करेंगे। एक ऐसे ही मामले में नूंह साइबर थाना पुलिस ने मजदूरों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर राशि हड़पने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रेस वार्ता करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सिंह ने बताया कि आरोपी ठग मजदूरों के जॉब कार्ड में हेरफेर करके उन्हें मृत दिखाकर उनके कागजात पर सरकार से अप्राकृतिक देहांत के तहत मिलने वाले 2,15,000 रुपए हड़प लेते थे। आरोपियों में से एक CSC संचालक भी है, जिसकी मिली भगत से यह धोखाधड़ी की जा रही थी। उनके पास से 2 मोबाइल और 2 सिम कार्ड बरामद हमने कर लिए हैं और इसके बाद भी और इसमें फर्दर भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान और भी लोगों का नाम सामने आने पे उसके हिसाब से उचित कार्रवाई की जाएगी। और जो अभी तक सामने आई है बात, उसमें ऐसा है कि जो जॉब कार्ड धारक जो व्यक्ति होते थे,
तो ये लोग उन्हें बहला फुसला के उनके बेसिक क्रेडेंशियल, उनका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, उनके डिपेंडेंट्स के डिटेल्स वगैरह ये लोग ले लेते थे, एक्वायर कर लेते थे। उसके बाद उनके डिपेंडेंट्स का ये एक अकाउंट, एक फर्जी अकाउंट टाइप से खुलवाते थे, जिसका लॉगिन वगैरह इन लोगों के आरोपियों के पास होता था। फिर ये जो कार्ड धारक होते थे उनका फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवा देते थे, और उनके डिपेंडेंट्स के पास आने वाले जो 2,15,000 रुपए का जो अमाउंट होता था, वो एक तरीके से फिर ये ऑपरेट कर रहे हैं उस अकाउंट में आ जाता था, और ये उसे वहां से विड्रॉ कर लेते थे। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने का आदेश दिया है। पूर्व राष्ट्रपति का दिल्ली के राजघाट में स्मारक बनाया जाएगा। इसे लेकर उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी और सरकार का आभार जताया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, बाबा के लिए स्मारक की मांग नहीं की गई थी, फिर भी यह फैसला लिया गया। पीएम के इस शालीन भाव से बेहद अभिभूत हूं। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को मेरे बाबा के लिए स्मारक बनाए जाने के फैसले के लिए तहे दिल से शुक्रिया और आभार। भेंट होने की एक अवसर मिला। मैं उनसे मिलना चाहती थी इसलिए कि मुझे 1 जनवरी को जो लेटर मिला भारत सरकार की तरफ से, उससे बताया गया कि भारत सरकार ने ये डिसीजन लिए हैं कि बाबा की स्मृति समाधि के लिए, एक मेमोरियल के लिए वो लैंड अलॉट कर रहे हैं राजघाट में। तो प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहती थी इस बात के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि मेरे फादर हमेशा कहते थे कि राष्ट्रीय सम्मान जो है, मेमोरियल भी एक राष्ट्रीय सम्मान होते हैं। स्टेट ऑनर्स जो हैं वो कभी मांगा नहीं जाता, इसलिए हमारा परिवार कभी मांगा नहीं, कभी डिमांड नहीं किया। लेकिन बिन मांगे, बिना डिमांड किए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बारे में सोचा और उन्होंने खुद ये डिसीजन ली कि बाबा का स्मृति के लिए, उनके ऑनर में ये मेमोरियल बनाया जाएगा। तो इट इज इमेंसली टचिंग एंड मैं उनको और भारत सरकार को अपने दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। रेवाड़ी की सामाजिक संस्था हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया के प्रयासों से आकेड़ा गांव में 25 जरूरतमंदों परिवारों को नए आवास बनाकर दिए गए हैं। संस्था के सहायक प्रबंधक प्रमोद बघेल ने कहा है कि इन 25 परिवारों के चेहरों पर नए घरों की चाबियां थामने पर जो खुशी देखी गई, यह एक बहुत ही सुखद और संतोषजनक अनुभव है। 25 नए घरों का निर्माण एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर साबित होगा। इन जरूरतमंद समुदायों को सशक्त बनाने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। यह संस्था 1983 से सक्रिय है और लाखों लोगों की प्राकृतिक आपदा जैसे अनेक अवसरों पर मदद उन्होंने की है। हमारी जो संस्था है उसका जो विजन है कि एक ऐसी दुनिया हो जिसमें सभी लोगों के पास एक रहने योग्य, एक सुरक्षित घर हो। तो हमने अकेड़ा विलेज में जो है 25 परिवारों को चुना था जो गरीब थे, जो अंत्योदय परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, विमेन हेडेड फैमिलीज हैं, जो डिफरेंटली एबल पर्सन हैं। उन परिवारों को हमने 25 परिवारों को ऐसे सेलेक्ट किया था और उन सभी परिवारों के लिए हमने जो है मैक्सी स्टेट सपोर्टेड, मैक्सी स्टेट द्वारा जो है फंड किया गया था और हमारी संस्था ने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया था। 19 नवंबर 2024 को हमने सभी 25 घर जो है वो होम ओनर्स को, जो के मकान थे, उन्हें हमने सौंपा है। नए घर की चाबी मिलने से उत्साहित इन परिवारों के सदस्य काफी खुश एवं उत्साहित हैं। इससे पहले इन परिवारों के पास केवल कच्चे मकान थे और शेड के नीचे रहते थे। इस वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। संस्था की ओर से जिले के गांव भुल्ला में भी दूसरे चरण में 25 परिवारों को निःशुल्क मकान बनाकर दिए जाएंगे। कच्चा मकान था, बाथरूम था, वो भी ईंटा का था, कच्चा कती छोटा एक कमरा था छोटा सा, उसमें सारा परिवार रहा करता। कोई नीचे सोता, कोई ऊपर सोता, ज़्यादा परेशानी थी हमारे को। अब मकान बन गए, हम बहुत खुशी हुई है, आराम से रह रहे हैं। हाँ, ज़्यादा परेशानी में यही है अपनी। अब क्या करें। मैं जो है पहले बहुत गरीब थी, मेरा कोई टूटा फूटा टीन टप्पर तान रखा था, वो पानी से बरसात में ऐसी बाहर भीगते थे, ऐसे अंदर भीगते थे। और अब मेरा नया मकान बन गया, मेरे को बहुत खुशी हुई और मेरे को आराम भी हो गया। उन लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ जिन लोगों ने सब लोगों ने जो मेरा छाया बढ़ाया। मेरी 4 बेटियां हैं। 9 साल पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद सारी बेटियों को वजन मेरे ही सर पे आ गया था, पूरा परिवार संभाला था। और मैं उस पुराने घर में रहती ना, वहाँ पे टीन थी,
पानी भी आता था, बारिश में पानी भर जाता था कमरे के अंदर। तो यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छा, यानी कि हम बता ही नहीं सकते थे हम कितने खुश हैं यहाँ पे। उत्तर भारत में इन दिनों शीतलहर ने सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी भीषण ठंड का अनुमान है। इन क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। अगले 3 से 4 दिनों तक यहाँ घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है। इस कोहरे के कारण सड़कें भी खतरनाक हो सकती हैं, साथ ही आवाजाही पर भी असर पड़ेगा। देश के उत्तरी क्षेत्र में घने कोहरे के कारण कई रेलगाड़ियों और उड़ानों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। दिल्ली आने वाली लगभग 30 रेलगाड़ियां आज 4 से 5 घंटों की देरी से चल रही हैं। यात्री परेशानी का सामना कर रहे हैं और उन्हें लाइट्स के लिए भी बदलावों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड और भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि वे सर्दी से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और यात्रा करते समय सतर्क रहें। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।